द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का विज्ञान, जो मोर्गन हाउजल ने लिखी है और हिंदी में अनुवाद आसमा जी ने किया है और जयको पब्लिशिंग हाउस द्वारा पब्लिश किया गया है। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1, प्रस्तावना। समर्पित है मेरे माता पिता जो मुझे सिखाते हैं, ग्रेचेन जो मेरा मार्गदर्शन करती हैं, माइल्स और रीज जो मुझे प्रेरित करते हैं। नेपोलियन ने कहा है कि एक प्रतिभावान व्यक्ति वह है जो एक सामान्य काम कर सके जब उसके चारों तरफ लोग अपना आपा खो रहे हों। शर्लॉक होम्स ने कहा है कि संसार बहुत ही प्रत्यक्ष वस्तुओं से भरा हुआ है और जिन पर कोई भी ध्यान नहीं दे पाता। प्रस्तावना। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रदर्शन मैंने अपने कॉलेज के वर्ष लॉस एंजेलस के एक बढ़िया होटल में सेवक के रूप में बिताए। वहां एक तकनीकी कार्यकारी अतिथि के रूप में अक्सर आया करता था। वह काफी प्रतिभावान था। उसने लगभग 20 वर्ष से कुछ ही अधिक की आयु में वाईफाई का एक मुख्य घटक डिजाइन कर पेटेंट किया था। वह कई कंपनियां शुरू करके बेच चुका था और बेतहाशा कामयाब था। धन संपत्ति के साथ उसका जो संबंध था उसे मैं असुरक्षा और बचकानी मूर्खता का मेल कहूंगा। वह $100 के नोटों की कई इंच मोटी गड्डी साथ लेकर घूमता था जिसे वह हर किसी को दिखाता था, फिर चाहे वे देखना चाहते हों या नहीं। वह बिना किसी संदर्भ के अपनी धन संपदा की खुलकर डींग मारता, खासकर जब वह नशे में धुत होता। एक दिन उसने मेरे एक सहकर्मी को कई $1000 की रकम दी और कहा, गली में जो जवाहरात की दुकान है वहां जाओ और $1000 के कुछ सोने के सिक्के लेकर आओ। 1 घंटे बाद हाथ में सोने के सिक्के लिए वह कार्यकारी और उसके दोस्त एक डॉक के चारों तरफ इकट्ठा हो गए जो प्रशांत महासागर के सामने था। फिर उन्होंने उन सिक्कों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। वे उन सिक्कों को कंकरों की तरह उछालते और फिर किसका सिक्का सबसे दूर गया इस बात पर बहस करते और ठहाके मारकर हंसते, सिर्फ मनोरंजन के लिए। कुछ दिनों बाद उसने होटल के रेस्तरां में एक लैंप तोड़ दिया। एक मैनेजर ने उससे कहा कि वह $500 का लैंप था और उसे उसकी भरपाई करनी होगी। तुम्हें $500 चाहिए? कार्यकारी ने अविश्वासपूर्वक पूछा और जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर मैनेजर को देते हुए कहा, ये रहे $5000। अब मेरे सामने से दफा हो जाओ और फिर कभी भी दोबारा इस तरह मेरी बेइज्जती मत करना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह का व्यवहार कब तक चल सकता था और इसका जवाब है, ज्यादा दिन नहीं, वर्टिकल बार। कई वर्षों बाद मुझे पता चला कि वह दिवालिया हो गया। इस किताब का आधार यह है कि धन संपत्ति के मामले में आप कितना अच्छा प्रबंधन करते हैं। यह इस पर कम निर्भर करता है कि आप कितने होशियार हैं और इस पर ज्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। और व्यवहार सिखाना कठिन कार्य है, उन्हें भी जो वास्तव में होशियार हैं। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं का नियंत्रण खो दे एक वित्तीय आपदा हो सकता है। इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है। सामान्य व्यक्ति जिन्हें वित्तीय ज्ञान नहीं है धनी हो सकते हैं अगर उनके पास कुछ ऐसे व्यावहारिक कौशल हों जिनके लिए बुद्धिमत्ता की औपचारिक युक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। मेरी पसंदीदा विकिपीडिया प्रविष्टि आरंभ होती है, रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमरीकी जनहितैषी, निवेशक, जैनेटर और गैस स्टेशन परिचर थे। रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीण वर्मोंट में हुआ। वे अपने परिवार से हाई स्कूल पास करने वाले पहले सदस्य थे। यह इसलिए भी और अधिक प्रभावशाली है कि वे प्रतिदिन रास्ते में अन्य लोगों से लिफ्ट लेकर कैंपस जाया करते थे। जो रोनाल्ड रीड को जानते थे उनके जीवन के बारे में बताने योग्य ज्यादा कुछ नहीं था। उनका जीवन इतना सामान्य था जितना किसी का हो सकता है। रीड ने 25 वर्षों तक एक गैस स्टेशन में कारों की मरम्मत की और 17 वर्षों तक जेसी पेने में फर्श पर झाड़ लगाई। 38 वर्ष की आयु में उन्होंने $12,000 में एक 2 बेडरूम वाला घर खरीदा और अपना पूरा जीवन वहीं बिताया। 50 वर्ष की आयु में वे विधुर हो गए और उन्होंने फिर दोबारा विवाह नहीं किया। उनके एक मित्र का कहना है कि उनका खास शौक ईंधन की लकड़ी काटना था।
वर्ष 2014 में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और तब जाकर इस विनीत ग्रामीण जेनेटर ने सुर्खियां रची। 2014 में 503 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई। इनमें से 4000 से भी कम लोगों की शुद्ध संपत्ति उनकी मृत्यु के समय $8 मिलियन थी। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। अपनी वसीयत में इस पूर्व जेनेटर ने अपने सौतेले बच्चों के लिए $2 मिलियन और स्थानीय अस्पताल एवं पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन छोड़े थे। जो रीड को जानते थे वे चकराए हुए थे। उनके पास इतना सारा पैसा आखिर कहां से आया? बाद में पता चला कि इसमें कोई भी रहस्य नहीं था। न तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और न ही उन्हें यह पैसा विरासत में मिला था। रीड ने जितना संभव था उतनी बचत की और वह पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया। फिर उन्होंने दशकों तक प्रतीक्षा की जब तक वह छोटा सी निवेश राशि बढ़कर $8 मिलियन में बदल गई। बस इतना ही। और एक जेनेटर से जनहितैषी। रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ माह पहले रिचार्ड नाम का एक और व्यक्ति खबरों में था। रिचार्ड फुस्कोन वह सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। हार्वर्ड से पढ़े इस मेरिल लिंच कार्यकारी के पास MBA की डिग्री थी और उसने वित्त व्यवसाय में इतनी सफलता प्राप्त की कि लगभग 40 की उम्र में ही सेवानिवृत्त होकर एक जनहितैषी बन गया। पूर्व मेरिल CEO डेविड कोमांस्की ने फुस्कोन की व्यवसाय कुशाग्रता, नेतृत्व क्षमता, उचित मूल्यांकन और व्यक्तिगत अखंडता की काफी प्रशंसा की। क्रेंस बिजनेस मैगजीन ने एक बार उसे सफल कारोबारियों की 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया। लेकिन फिर ठीक सोने के सिक्के उछालने वाले तकनीकी कार्यकारी की तरह सब बिखर के रह गया। 2000 के पहले दशक के बीच फुस्कोन ने ग्रीनविच, कनेक्टिकट में एक 18,000 वर्ग फुट के घर का विस्तार करने के लिए जमकर ऋण लिया। इस घर में 11 गुसलखाने, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे और इस घर के रखरखाव का मासिक खर्च $90,000 से भी अधिक था। फिर वर्ष 2008 का वित्तीय संकट आ पड़ा। इस संकट ने वस्तुतः सभी की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाई। इसने फुस्कोन को प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अत्यधिक ऋण और अनकदी परिसंपत्ति ने उसे दिवालिया बना छोड़ा। फिलहाल मेरी कोई आमदनी नहीं है, उसने 2008 में कथित तौर पर एक दिवालियापन न्यायाधीश को बताया। पहले उसका पाम बीच वाला घर कब्जा लिया गया। 2014 में ग्रीनविच मैंशन की बारी थी। अपनी संपत्ति दान में देने से 5 महीने पहले रिचार्ड फुस्कोन का घर, जहां अतिथि घर के अंदर के स्विमिंग पूल के ऊपर आर पार नजारे वाले आवरण पर खाने और नृत्य के रोमांच का स्मरण करते थे, उसे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अनुमानित लागत से 75% कम की राशि में नीलाम कर दिया गया। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे और रिचार्ड फुस्कोन लालची। और बस इतना काफी था दोनों के बीच के शिक्षा और अनुभव के विशाल अंतर को ग्रस्त करने के लिए। यह सीख रोनाल्ड की तरह ज्यादा या रिचार्ड की तरह कम बनने की नहीं है, हालांकि यह भी कोई बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि वित्त के संबंध में ये कितनी अनोखी हैं। ऐसा कौन सा दूसरा उद्योग है जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कॉलेज डिग्री, प्रशिक्षण, पृष्ठभूमि, औपचारिक अनुभव और संपर्कों के बिना किसी ऐसे को पछाड़ दे जिसके पास सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, प्रशिक्षण और संपर्क हो? मैं ऐसा कोई और उद्योग नहीं सोच सकता। एक ऐसी कहानी की कल्पना करना जहां रोनाल्ड रीड किसी हार्वर्ड प्रशिक्षित सर्जन से बेहतर हृदय प्रत्यारोपण कर सके, यह बिल्कुल असंभव है। या फिर श्रेष्ठ प्रशिक्षित वास्तुकारों से बेहतर गगनचुंबी इमारतें बना सके। ऐसी भी कभी कोई कहानी नहीं होगी जहां एक जेनेटर किसी विश्व के जाने माने परमाणु इंजीनियरों को मात दे सके। लेकिन निवेश के क्षेत्र में ऐसी कहानियां होती हैं। रोनाल्ड रीड के रिचार्ड फुस्कोन का सहवर्ती होने के 2 स्पष्टीकरण हैं। पहला, वित्तीय परिणाम भाग्य द्वारा संचालित होते हैं और इसका बुद्धिमत्ता एवं प्रयास से कोई संबंध नहीं होता। यह कुछ हद तक सच है और यह किताब इस पर विवरण में चर्चा करेगी। या दूसरा, और जो मेरे अनुसार अधिक सामान्य है, कि वित्तीय सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है।
यह एक व्यावहारिक कौशल है जहां आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं। मैं इस व्यावहारिक कौशल को धन संपत्ति का मनोविज्ञान कहता हूं। इस किताब का उद्देश्य लघु कहानियों के द्वारा आपको यह विश्वास दिलाना है कि व्यावहारिक कौशल संपत्ति के तकनीकी पहलू से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा इस प्रकार करूंगा कि सभी रीढ़ से लेकर फुसकोन और बीच में बाकी सब बेहतर वित्तीय निर्णय लेना सीख सकें। और जैसा कि मैंने जाना है, यह व्यावहारिक कौशल काफी अगोचर हैं। वित्त को मुख्य तौर पर गणिताधारित क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाता है, जहां आप किसी फार्मूले में डेटा डालते हैं और फार्मूला आपको बताता है कि आपको क्या करना है, और यह मान लिया जाता है कि बस आप यह कर लेंगे। व्यक्तिगत वित्त में यह सच है, जहां आपको बताया जाता है कि आपके पास 6 माह की आपातकालीन राशि और आय का 10% बचत के रूप में होना चाहिए। निवेश में यह सच है, जहां हमें ब्याज दर और मूल्यांकन के बीच पहले का सहसंबंध यथार्थ रूप से पता होता है। अंडरस्कोर और यह कॉरपोरेट वित्त में भी लागू होता है, जहां सीएफओ पूंजी का सटीक मूल्य माप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी बात बुरी या गलत है। बात यह है कि यह जानने से कि क्या करना है, आपको यह पता नहीं चलता कि जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में क्या कुछ होगा। 2 विषय ऐसे हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं, फिर चाहे आप उनमें दिलचस्पी रखते हो या नहीं: स्वास्थ्य और धन। स्वास्थ्य सेवा उद्योग आधुनिक विज्ञान की एक विजय है, जिससे विश्व भर में आयु संभाव्यता बढ़ रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव शरीर के क्रिया संबंधी डॉक्टरों के पुराने विचारों को पलटकर रख दिया है, और इसके कारण वस्तुतः सभी अधिक स्वस्थ हैं। धन, उद्योग, निवेश, व्यक्तिगत वित्त, व्यवसाय आयोजन, यह अलग ही कहानी है। वित्त ने पिछले 2 दशकों में विश्वविद्यालयों से सबसे होशियार दिमाग वालों को बटोरा है। 1 दशक पहले प्रिंसटन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सबसे लोकप्रिय मुख्य विषय था। क्या यह इस बात का प्रमाण है कि इससे हम बेहतर निवेशक बने हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वर्षों की सामूहिक प्रयत्न त्रुटि विधि से हमने बेहतर किसान, कुशल प्लम्बर और विकसित रसायनज्ञ बनना सीखा है। लेकिन क्या प्रयत्न त्रुटि विधि ने हमें अपने व्यक्तिगत वित्त में बेहतर होना सिखाया है? क्या ऋण में डूबने की हमारी संभावना कम हुई है? या फिर क्या हम बुरे दिनों के लिए बचत करने के लिए अधिक योग्य हैं? या सेवानिवृत्त होने को अधिक तैयार हैं? या फिर धनदौलत हमारे सुख के लिए क्या करती है और क्या नहीं? क्या इस बारे में हमारे विचार यथार्थवादी हैं? मैंने तो इन बातों का कोई दमदार प्रमाण नहीं देखा। मेरे अनुसार ऐसा होने का कारण यह है कि हम धनदौलत के बारे में जो सोचते हैं और सीखते हैं, वह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हम भौतिक विज्ञान सीखते हैं, नियमों और विधियों के साथ, और न कि मनोविज्ञान की तरह भावनाओं और बारीकी से। और यह मेरे लिए उतना ही दिलचस्प है जितना आवश्यक। पैसा हर जगह है, यह हम सबको प्रभावित करता है और हम में से अधिकांश को भ्रमित भी। हर कोई पैसे के बारे में कुछ अलग ही ढंग से सोचता है। यह हमें ऐसे सबक सिखाता है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं में लागू होते हैं, जैसे जोखिम उठाना, आत्मविश्वास और सुख। कुछ विषय ऐसे हैं जो यह जानने और समझने के लिए अधिक शक्तिशाली आवर्धक लेंस प्रदान करते हैं कि लोग जिस प्रकार पैसे के प्रति आचरण करते हैं, वे आखिर ऐसा क्यों करते हैं। यह पृथ्वी पर सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है। धनदौलत के मनोविज्ञान के प्रति मेरा स्वयं का अभिमूल्यन इस विषय पर 1 दशक से भी अधिक लेखन के द्वारा विकसित हुआ है। मैंने वित्त संबंधी लेखन 2008 के शुरुआती दिनों में आरंभ किया। यह एक वित्तीय संकट का घोर काल था और 80 वर्षों की सबसे बुरी मंदी। यह लिखने के लिए कि क्या हो रहा है, मेरे लिए यह समझना आवश्यक था कि आखिर क्या हो रहा था। लेकिन इस वित्तीय संकट के बाद सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी वह यह थी कि कोई भी यथार्थ रूप से नहीं बता सकता था कि क्या हुआ और क्यों, और इसे लेकर क्या सकते थे वह तो दूर की बात थी। हर अच्छे स्पष्टीकरण के लिए उतना ही विश्वसनीय खंडन भी था।
इंजीनियर किसी पुल के ढहने का कारण बता सकते हैं क्योंकि इस बात पर सहमति है कि अगर किसी हिस्से में एक निश्चित मात्रा में बल डाला जाए तो वह हिस्सा टूट जाएगा। भौतिक विज्ञान विवादास्पद नहीं होता, वह नियमों से चलता है। वित्त अलग है, यह लोगों के आचरण से चलता है और मैं कैसा व्यवहार करता हूं यह मेरे लिए सही हो सकता है पर फिर भी आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है। वित्तीय संकट के बारे में जितना मैंने पढ़ा और लिखा उतना ही मुझे एहसास हुआ कि आप इसे वित्त के बजाय मनोविज्ञान और इतिहास के लेंस के द्वारा बेहतर समझ सकते हैं। यह समझने के लिए कि लोग ऋण में क्यों डूब जाते हैं, आपको ब्याज दर का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि आप लालच, असुरक्षा और आशावाद के इतिहास का अध्ययन करें। यह जानने के लिए कि निवेशक बियर मार्केट के तल पर क्यों बेच देते हैं। आपको भविष्य के अपेक्षित रिटर्न का गणित समझने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता यह है कि आप उस व्यथा के बारे में सोचें जो आपको अपने परिवार की ओर देखकर होगी यदि आपके निवेश उनके भविष्य को खतरे में डाल रहे हों। मुझे वोल्टेयर का यह अवलोकन बहुत पसंद है कि इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता, मनुष्य हमेशा दोहराता है। पैसे को लेकर हमारा आचरण कैसा है, इस बात पर यह बहुत अच्छे से लागू होता है। 2018 में मैंने उन 20 सबसे महत्वपूर्ण खामियों, पूर्वाग्रह और बुरे व्यवहार के कारणों को रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट लिखी जिन्हें मैंने धन संबंधी लेनदेन में लोगों को प्रभावित करते देखा है। इसका शीर्षक धन संपत्ति का मनोविज्ञान था और लगभग 10 लाख से भी अधिक लोगों ने इसे पढ़ा। इस किताब ने इस विषय का और गहराई से अवलोकन किया है। रिपोर्ट में से कुछ लघु पैसेज बिना बदलाव के लिए गए हैं। आपके हाथ में फिलहाल ये 20 अध्याय हैं जिनमें से हर एक मेरे अनुसार धन संपत्ति के मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यंतः प्रज्ञात्मक विशेषताओं का वर्णन करता है। सभी अध्याय एक मूल विषय के इर्द गिर्द घूमते हैं लेकिन साथ ही अपना एक अस्तित्व भी रखते हैं और स्वतंत्र रूप से भी पढ़े जा सकते हैं। यह ऑडियो बुक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप कोई भी बुक का ऑडियो वर्जन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम वो बुक का ऑडियो वर्जन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब लोग इस बुक का फायदा उठा सके।